Honors exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आने वाले हैं और आने वाले हैं क्या, आते ही रहते हैं, है ना। कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब एग्ज़ाम नहीं होते। हमेशा एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपने कोई ना कोई फॉर्म भरा होता है और एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। चलो आओ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज 12 तारीख है, बट कल का एक क्वेश्चन रह गया था, तो आई थॉट वो कवर कर लूँ। कल का क्वेश्चन बोला तो आंसर तो हो गया 11 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखो, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है वो 11 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, है ना। ये पहली बार जो मनाया गया था, पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2007 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक। इसके बाद 2010 में एक चीज़ और हुई थी, जो बराक ओबामा हैं, प्रेसिडेंट थे जब जिस टाइम पे वो, ठीक है, 2010 में, तब उन्होंने पूरे जनवरी के महीने को ही, ठीक है, पूरे जनवरी के महीने को ही नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन मंथ की तरह 2010 में इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बहुत टाइम से चली आ रही एक प्रथा के रूप में भी ये बहुत देशों में, बहुत ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, काफ़ी देशों में ये चली है, ठीक है। अब नहीं होती है, इलीगल है, ठीक है। तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान ही समझना चाहिए, ठीक है, और जानवरों से भी इंसानियत के नाते ही आपको व्यवहार करना चाहिए, है ना, ताकि सब में प्रेम सद्भावना बनी रहे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसीव की है इन्वेस्टमेंट, जिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है उसकी वर्थ है 6.5 लाख करोड़, ठीक है, थ्रू 631 MOUs ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हुई है वो तमिलनाडु में हुई है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की पैसों की बारिश है एक तरह से, वो तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 631 MOUs के ज़रिए 6.5 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु में इन्वेस्ट किए जाएंगे, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो अभी पहली बार तमिलनाडु में हुई है। तो इसी के वजह से तमिलनाडु ने रिसीव किए हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹6.5 और 6.64 लाख करोड़ थ्रू 631 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये MOU बेसिकली साइन किए गए हैं इस मीट के दौरान ही चेन्नई ट्रेड सेंटर में। देखो टोटल जो जॉब्स की बात करोगे तो 27 लाख जॉब्स हैं, ठीक है, 27 लाख के अराउंड है, 26,90,000 है ना, तो अराउंड 27 लाख हैं। उनमें से 14.5 लाख जो होंगी वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होंगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 12 लाख समथिंग होगी, ठीक है, 12 लाख लोगों की लाइक पर्सनस हैं, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे इसमें वो टाटा पावर, अडानी ग्रुप, सेमकॉर्प, लीप ग्रीन एनर्जी एंड चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो प्रपोजल इन्वेस्टमेंट है इट वुड बी अक्रॉस द सेक्टर्स
such as advanced electronic manufacturing, green energy, non-leather footwear, automobiles, e-vehicle, defense and aerospace, data centers, global कैपेसिटी सेंटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज। चीफ मिनिस्टर जो हैं तमिलनाडु के MK स्टालिन जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है 10 फंड जो एम करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टार्टअप इन तमिलनाडु एंड जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं इन इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए गैप ब्रिज जो गैप है उस गैप को कम करने के लिए, बेसिकली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए 10 फंड, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन स्टोन रखी है 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की, जिसकी टोटल लेंथ हमें बतानी है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है 105 किलोमीटर की। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 105 किलोमीटर की है और वर्थ कितनी है? 1464 करोड़ रुपए इन केरला अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इन जनवरी। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के यूनियन मिनिस्टर बेसिकली नितिन गडकरी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन शिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का। इनकी जो टोटल लेंथ है वो 105 किलोमीटर की है और जो अमाउंट इस पे खर्च होगा इन 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को बनाने में वो 1400 समथिंग, दैट इज़ 1464 करोड़ रुपए लगेंगे केरला में। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ही कनेक्टिविटी को, तमिलनाडु और केरला के बीच में जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, उसको, केरला और तमिलनाडु के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको एनहांस करेगा, ठीक है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी कम होगा, कनेक्टिविटी आवाजाही बढ़ेगी तो दोनों तरफ जो है एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, एंड चीज़ें इम्प्रूव होंगी। बेसिकली जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियन रेलवेज हैज सेट द टारगेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय 2030। 23 जा चुका है, 24 आया है, जनवरी का महीना है और 24 से 30 तक देख लो। एंड रेलवे इज़ लाइक कि ये चीज़ तो हम अचीव कर लेंगे एंड 90% से ज़्यादा, 93% समथिंग रेलवे ने ऑलरेडी दिसंबर 23 तक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग रेलवे ने 93% अचीव कर लिया है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब पे बात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक बार ध्यान से सुनना। देखो, इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है बेसिकली कि वो ग्रीन रेलवे की तरफ स्विच कर जाएंगे 2030 तक। ठीक है, रेलवे ने अचीव किए हैं डैश रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर 2023। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 93% जो है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। तो 93% है वो कितना रूट किलोमीटर है? वो 6577 रूट किलोमीटर है। ठीक है, इस कैलेंडर ईयर में जो 2023 वाला कैलेंडर ईयर था उसमें 6577 रूट किलोमीटर्स का जो टारगेट है इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली हो गई है इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग, और ये एंड दिस इज मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। और 14 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, 14 ऐसे स्टेट और यूटी हैं जहां 100% रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है अब तक। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी देश ऐसे होंगे जहाँ पे कनेक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं होगी रेलवेज़ की। तो भारत में अगर रेलवे इतना कुछ कर रही है, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ अ पार्ट। ऐसे तो आप प्लेन में जाते हो, वहाँ पे भी क्रैशेस होते हैं, ठीक है, तो हर जगह हर चीज़ होती है, डिलेज भी होते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं उन्हें कोई डिले का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, बहुत रूट्स ऐसे भी होते हैं इंडियन रेलवे जहाँ पे लेट हो जाती है, बहुत जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे टाइम पे पहुँच जाती है। अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है रेलवेज़ में वो ऐसी रही है कि हमेशा मेरी ट्रेन टाइम पे पहुँची है। आगे का मुझे पता नहीं, बट अभी तक ऐसा रहा है। ठीक है,
तो चलो इस पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ब्रॉड गेज का। ब्रॉड गेज ट्रैक कैसे, कौन से ट्रैक होते हैं? देखो, एक तो दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? दो ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 5 फीट 6 इंच का। ठीक है, 5 फीट 6 इंच का डिस्टेंस जो होता है वो दो ट्रैक्स के बीच का होता है। अब एक टर्म हमने देखी यहाँ पे, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्या होता है? ऐसा गेज जिसकी विड्थ जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड गेज से ज़्यादा हो। अब स्टैंडर्ड गेज जो है उसकी विड्थ क्या होती है? अगर उससे ज़्यादा होगी तभी तो ब्रॉड गेज कहलाएगा। तो वो स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है? वो स्टैंडर्ड विड्थ होती है 1435 mm। ठीक है, 1435 मिलीमीटर, 1435 mm। ठीक, तो बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और 100% अचीव करने की उम्मीद जो है वो 2030 तक की है। टू मेक फास्टर एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे को एफिशिएंट फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाना ही लक्ष्य। इलेक्ट्रिफिकेशन स्टैंड करता है अभी 93.83%, जैसे मैंने बोला 93 समथिंग % है। टोटल ब्रॉड गेज जो नेटवर्क है वो 61,000 है अप्रॉक्स रूट किलोमीटर, एंड इट हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड अप टू December 2023। ठीक, रेलवे वुड नीड अराउंड 30.13 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर। जब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तब 30 बिलियन यूनिट के अराउंड लगभग जो रेलवे है उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, सबसे लार्जेस्ट अगर इंडियन रेलवे की बात करें तो इट हैज़ सेट अ टारगेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय 2030। ठीक, अचीवेबल है, नो डाउट, रेलवे कैन अचीव इट, और चाहो तो क्या नहीं हो सकता, है ना। चलो आओ आगे देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज द नेशनल काला उत्सव इन न्यू दिल्ली। नेशनल काला उत्सव जो है मिनिस्ट्री है, ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री है, अगर आई थिंक मैंने मिनिस्टर बोला है तो मिनिस्ट्री है, ठीक, गलत प्रोनाउंस किया था उस टाइम। तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है? देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है जो काला उत्सव को इनॉग्रेट ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री पूछी थी तो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इनके जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अटेंड की है इसका इनॉग्रल सेरेमनी को। और ये जो सेरेमनी है ये 9 से अभी 12 जनवरी तक ये चली है। ठीक है, कहाँ पे? नेशनल बाल भवन, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, न्यू दिल्ली में। काला उत्सव 2023-24 हैव विटनेस दी परफॉर्मेंस इन 10 आर्ट फॉर्म। ये बनाई क्यों जाती है? पहली बात तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, अब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ें होती हैं, आर्ट को प्रमोट करना, ठीक है, कला को बढ़ावा देना। और जैसे यहाँ पे बात की गई है कि 10 आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट किया गया है, उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं 10 आर्ट फॉर्म में हुई हैं। बेसिकली आर्ट को प्रमोट करने के लिए ही काला उत्सव मनाया जाता है। और अभी जो हुई हैं वो 10 आर्ट परफॉर्मेंस हुई हैं, उनमें से है आपकी वोकल म्यूज़िक में क्लासिकल, वोकल म्यूज़िक में ट्रेडिशनल फोक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में परक्यूसिव और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में मेलोडिक, डांस में क्लासिकल, डांस में फोक, विजुअल आर्ट्स में सेकेंड डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में विजुअल आर्ट और 3 डायमेंशनल, ठीक है, इंडिजिनस टॉयज गेम्स, ड्रामा, सोलो एक्टिंग, ये सब हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंदर स्कीम के अंदर प्रमोट करती है आर्ट इन एजुकेशन बाय नर्चरिंग एंड शोकेसिंग द आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट एट सेकेंडरी स्टेज इन द कंट्री। ये इनिशिएटिव बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के रिकमेंडेशन से बेसिकली ये आया है, उसी से गाइड हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जनवरी में यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपेला जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है, आधारशिला रखी है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द पारादीप फिशिंग हार्बर
इन विच स्टेट फॉर 108 करोड़, लगभग 108 करोड़ की लागत से क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, नवीनीकरण होगा, एक तरह से अपग्रेड होगा पारादीप फिशिंग हार्बर। कहाँ पे है वो बताना है, स्टेट बतानी है, कौन सी स्टेट है ये, उड़ीसा है ये, ठीक है, कहाँ है पारादीप, उड़ीसा में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पुरुषोत्तम रुपेला जी ने इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन स्टोन रखा है प्रोजेक्ट का, जो मॉडर्नाइज करेगा और अपग्रेड करेगा पारादीप फिशिंग हार्बर PFH को पारादीप उड़ीसा में। ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसमें क्या होगा, 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग वाटर एंड वाटरवेज अंडर सागरमाला स्कीम। ये जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय पारादीप पोर्ट अथॉरिटी विद अ कंप्लीशन ऑफ 18 मंथ, 18 मंथ में ये जो है अपग्रेडेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इम्प्रूव करेगा वहाँ की हाइजीनिक कंडीशन को, जब अपग्रेड हो जाएगा तो वहाँ की हाइजीनिक कंडीशन, क्लीनलीनेस, पॉल्यूशन फ्री और बहुत ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है एनवायरनमेंट हो जाएगा वहाँ पे। पारादीप फिशिंग हार्बर जो है वो 43 एकड़्स में फैला हुआ है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ महानदी रिवर, ठीक। हार्बर इनिशियली बिल्ड किया गया था 370 नंबर्स में ऑफ 10 मीटर वेसल्स, 80 नंबर्स ऑफ 13 मीटर वेसल्स एंड 50 नंबर्स ऑफ 15 मीटर वेसल्स, जो ट्रेडिशनल वाटरक्राफ्ट से, ठीक है। आगे देखते हैं पर्पस क्या है योगेश्वरी स्कीम का, जो इंट्रोड्यूस की है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल ने योगेश्वरी स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसका जो पर्पस है वो है ST और SC के जो स्टूडेंट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, उनको बेसिकली फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की है योगेश्वरी सोशल वेलफेयर स्कीम, जिसके तहत ये लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, जो बच्चे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको बेसिकली फ्री में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाएंगे। और योगेश्वरी स्कीम के अंदर 50 ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट खुलेंगे, होंगे एस्टैब्लिश, और कॉस्ट फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। और ये ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए मिलेगी, ये ट्रेनिंग मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो आप जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस द UPSC 1, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए, ताकि अपना करियर जो है सिविल सर्विसेज में बना सके, ठीक। उसके लिए भी 46 सेंटर जो हैं सिमिलर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को जो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के मेंबर के तौर पे, दैट इज़ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में किसको अपॉइंट किया गया। रेलवे से अपॉइंटमेंट आ रही हैं, कल भी क्वेश्चन कवर किया था, आज भी आया है। सीमा कुमार हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ अ रेलवे बोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली रेलवे में ट्रैफिक सर्विसेज में 1988 में इन्होंने ज्वाइन किया था, एडिशनल चार्ज लिया है इन्होंने, और रेलवे में ही ये एडिशनल मेंबर के तौर पे पहले से ही काम कर रही हैं। इंडियन रेलवेज़ की बात करोगे तो इंडियन रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और जया वर्मा सिन्हा जो है वो चेयरमैन एंड CEO हैं रेलवे बोर्ड के। हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। हेडक्वार्टर एज इन दिल्ली, दिल्ली, जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। चलो आगे चलते हैं। गैब्रियल अटल has become the new PM of which country after the resignation of Elizabeth Borne? फ्रांस के PM बनी है ये, 34 साल मात्र उम्र है, यंगेस्ट PM है ये एक तरह से, ठीक है।
फ्रांस जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। करंटली ही इज़ सर्विंग एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, 34 ईयर्स ओल्ड हैं, फ्रांस के सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर हैं, जो पीएम होते हैं सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं और यंगेस्ट पर्सन है। फ्रांस की कैपिटल जो है वो है पेरिस हमारी। करेंसी क्या है? यूरो। कैपिटल करेंसी एम्यू मैक्रोन प्रेसिडेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें बहुत हैं एक कंट्री के बारे में जानने के लिए। उसके अलावा तो फिर जब करंट में कुछ आएगा तो वी विल डिस्कस, है ना। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपनी दैट हैज़ इंट्रोड्यूस AI ओडिसी टू स्किल 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया इन AI टेक। ठीक है, AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन इज़ कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, उस कंपनी को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसने AI ओडिसी को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि 1 लाख जो डेवलपर हैं, 1 लाख लोगों को उनको कोडिंग सिखाई जाए। बेसिकली कोडिंग भी नहीं बोलोगे तो 1 लाख जो डेवलपर हैं, जो कोड करते हैं, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी AI टेक में। ठीक है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया इनिशिएटिव AI ओडिसी। ये इनिशिएटिव 1 लाख डेवलपर्स को भारत में, ठीक है, एडवांस AI टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ और जो उसके टूल्स हैं उसके बारे में सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा। 2 लेवल पे होगा ये प्रोग्राम। पहला लेवल जो होगा उसमें एजुकेट किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स को। एजोर AI क्या है? एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम एजोर है, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो एजोर AI का यूज़ करना सिखाया जाएगा, उसकी सर्विसेज कैसे उसे डिप्लॉय किया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक इन सम स्पेसिफिक सिनेरियो फॉर सम स्पेसिफिक कंडीशन। और जो सेकेंड लेवल होगा उसमें चैलेंजेस बेसिकली दिए जाएंगे, और जिसको बेसिकली चैलेंजेस पार्टिसिपेंट टू प्रूव देयर AI स्किल, चैलेंजेस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड पार्टिसिपेंट्स को अपनी जो AI स्किल हैं, जो उन्होंने सीखी हैं, समझी हैं, उसको दर्शाना पड़ेगा दैट वी हैव लर्नड सो मच। ठीक है, टेस्ट भी तो होगा इसमें। फर्स्ट फेज में सिखाएंगे तो सेकंड फेज में टेस्ट भी तो लेंगे, वेरीफाई भी तो करेंगे दे हैव लर्नड और नॉट। ठीक है, तो दिस was it from today's session. We will be meeting you again on Monday. So thank you for now.